लॉन्ग क्वेश्चन है जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट को दूसरे पॉइंट पे मूव करवाना है जो कि लेट्स से के एच हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जब आपने इसको मूव करवाना है तो आप इसको डिफरेंट पाथ्स के ज़रिए लेके जाएंगे। लेट्स से के इस रास्ते से लेके जाते हैं, दूसरे से लेके जाते हैं, या किसी और रास्ते से लेके जाते हैं, और हर सूरत में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या कोई वर्क डन में डिफरेंस आता है जब हम दूसरे रास्तों से मूव करते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ज़मीन के ऊपर जहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो सारा इलाका जो होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग हो तो फिर वर्क डन पॉजिटिव होता है। यानी मैं इसको यूँ समझाऊं कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन नीचे खींच रही है और हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये अब क्योंकि अपोजिट हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गई, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट हो, अगेंस्ट हो, तो फिर नेगेटिव होती है वर्क डन। और अगर फोर्स भी नीचे हो, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो, तो फिर ये वर्क डन जो है ये पॉजिटिव गिना जाता है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, इसमें एक पाथ ये बना दिया, इसको पाथ 1 कह देते हैं। ये जो दूसरा पाथ है इसको पाथ 2 कह देते हैं, और एक ये तीसरा पाथ भी कर्व्ड बनाया है। हम इसमें वर्क डन का कैलकुलेट करेंगे। इसमें ये ज़हन में रख लें कि जो ऑब्जेक्ट हमने मूव करवाना है उसका मैस m है, उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है और मुख्तलिफ रास्तों से लेकर जाना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज W=mg। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो W=mg है। और याद रखें ये एक्टिंग डाउनवर्ड है, यानी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। मज़ीद इसके डिफरेंट तीनों केसेस को करने से पहले एक बात और हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वर्क का फार्मूला F.D होता है, डॉट ख़त्म करें तो कॉस थीटा आता है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स वेट की फोर्स है, इसलिए F की जगह W लिख दिया। और आप जानते हैं कि जो W होता है वो mg के इक्वल होता है। तो असल में फिर वर्क डन का फार्मूला बना mg/d इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो d जो है वो फासला होगा, जो डिस्प्लेसमेंट तय होगी, mg फोर्स होगी, और थीटा उनके दरमियान एंगल होगा। तो लेट्स से कि हम पहले मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू D एंड देन फ्रॉम D टू B। तो ये देखें, यानी ADB, पहले A से D पे गए और फिर D से B पे गए। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने हॉरिजॉन्टल मूव करना है, दोनों केसेस में देख लें, तो हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए हमारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो आता है। कैसे ज़ीरो आता है वो देखते हैं। तो वही फार्मूला लगाया, पहले mg की वैल्यू लिख दी, फिर आप A से D गए तो फासला A से D लिख दिया। अब आप ऑब्जेक्ट को इधर लेकर जा रहे हैं और ज़मीन उसको नीचे खींच रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज हुआ, तो इसलिए कॉज 90 पुट कर दिया। जब D पर पहुंच गए तो D से B पे जाते हुए आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहे हैं और ज़मीन उसको नीचे खींच रही है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। बाकी फासला यहाँ से यहाँ तक जो है वो DB पुट कर दिया। तो अब कॉज ऑफ 90 ज़ीरो आता है और कॉज ऑफ 180 -1 होता है, और ये D से B तक का जो डिस्टेंस है इसको H लिखा हुआ, तो वो H हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा रिज़ल्ट आया -mgh। तो जब आप इस रास्ते से मूव किए तो आपके पास जो वर्क डन की वैल्यू आई वो थी -mgh। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम अपना पाथ चेंज करते हैं। हम यूँ करते हैं, पहले A से B C पर जाते हैं और फिर C से B पर जाते हैं। पहले A से C पर और फिर C से B पर, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आप A से C पर गए, A से C पर गए, तो आप ऊपर जा रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एंगल अगेन 180 आया। कॉज 180 -1 के बराबर होता है। A से लेकर C का फासला हाइट है वो यहाँ पर मेंशन कर दी। और जब आप C से B पर गए, यानी C से B पर गए, तो ये जो फासला है आपका, ये फासला यहाँ पर मेंशन कर दिया है। काज 90 आएगा क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को इधर लेकर जा रहे हैं, ज़मीन नीचे खींच रही है, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो कॉज ऑफ 90 ज़ीरो होता है, तो इसलिए ज़ीरो आ गया, और ये हमारे पास आंसर अगेन -mgh आ गया। इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं जब भी हॉरिजॉन्टल मूव किया है तो वर्क डन ज़ीरो आ जाता है, और जब वर्टिकली ऊपर लेकर गए हैं दोनों केसेस में तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो अब हम लास्ट केस ये देखेंगे कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम A टू B कुछ दरमियान वाले रास्ते से लेकर जाएं, तो क्योंकि जो हमारे पास वर्क का फार्मूला है उसमें हमें फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, तो हम करते क्या है कि इस पाथ को छोटे छोटे x और y डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं।
लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो जितने भी एक्स वाले इंटरवल होंगे उनके अलॉन्ग वर्क डन ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ीरो था और यहाँ पर भी ज़ीरो था। फिर बाकी रह जाएंगे वाई के इंटरवल्स, यानी डेल्टा वाई वन पहला इंटरवल है, डेल्टा वाई टू दूसरा इंटरवल है, सो ऑन चलते जाएं, और आखिरी इंटरवल जो है वो डेल्टा वाई एन है। ये सारे इंटरवल्स जो है जमा करेंगे और इन तमाम इंटरवल्स का जो है ना वो वर्क डन हम लोग अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कह दिया कि पाथ को छोटे से हिस्सों में तकसीम कर दिया था। नो वर्क डन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलॉन्ग मैंने बता दिया कोई वर्क नहीं होना, और वर्टिकल स्टेप्स के अलॉन्ग वर्क होना है। और वो कितने स्टेप्स थे, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई एन, सो ऑन, सारे ऐड करके हमारे पास अगेन वर्क डन माइनस एम जी एच आता है। तो ये हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। आप देखें पहले केस में भी वर्क डन माइनस एम जी एच आया, दूसरे केस में भी वर्क डन माइनस एम जी एच आया, और जब तीसरे केस में आप डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे इंटरवल्स के ज़रिए मूव करवाया आपने ऑब्जेक्ट को, तो अगेन आपके पास वर्क डन जो है वो माइनस एम जी एच ही आ गया। तो रिजल्ट क्या बना, वर्क डन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी वर्क डन फिर रास्ते का मोहताज नहीं है, जिस रास्ते से मर्जी ले जाएं, जब वर्क सेम आना है तो फिर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया। इसमें एक और केस भी हमारे पास आता है, वो ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से मूव करवाते हैं और फिर बी पर और फिर सी पर और फिर डी पर और फिर वापस ए पर ले आते हैं। तो पूरे रास्ते पे जो आपने मूव किया ये क्लोज्ड पाथ बन गया, यानी ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। तो आप वापस उसी पाथ पर आ गए। अभी आपने कहा था कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो वर्क डन ज़ीरो होता है, तो इस केस में और इस केस में तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 2 केसेस में वर्क डन जो है, एक ये ज़ीरो हो गया, एक ये वाला वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो गया। ऊपर जाते हुए वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है एम जी एच, और नीचे आते हुए नेगेटिव आ रहा है। ऊपर पॉजिटिव क्यों ऊपर जाते हुए नेगेटिव है सॉरी, और नीचे आते हुए पॉजिटिव है। तो ऊपर जाते हुए नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऊपर जाते हुए एंगल 90 डिग्री है। आप ऊपर जा रहे हैं, ज़मीन नीचे खींच रही है, एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री पे वर्क डन नेगेटिव होता है, और जब आप नीचे आ रहे हैं तो ज़मीन भी नीचे खींच रही है, तो एंगल 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पे वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो 2 केसेस में 0, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो टोटल किया तो अगेन 0। तो यहाँ से एक और रिजल्ट भी बनता है कि वर्क डन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ। जब भी आप क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करेंगे तो फिर टोटल वर्क डन जो है वो 0 के बराबर ही आएगा। बल्कि हम यूं कहते हैं कि ऐसी फील्ड जिसमें टोटल वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ 0 होता है, ऐसी फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव हैं। और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कंजर्वेटिव नहीं होती, उसमें 6 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, जैसे फ्रिक्शनल है, टेंशन है, रॉकेट के ऊपर लगने वाली फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, और ये दीगर भी लिखी हुई हैं। और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4.1, 2 और 4 हैं, और रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है 4.1, 2 और 3 हैं। तो इस तरीके से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।